नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप देख रहे हैं आर्यावर्त के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को। और हमारे साथ अभी शाम के 7:45, 7:50 होने वाले हैं। और आज थोड़ा सा आधा घंटा हम लोग विलंब है बतकही को लेकर। बहुत सारे विषय थे, बहुत सारे गेस्ट को हम लोगों ने बोला था। सुबह से लगातार कई सारे कार्यक्रम जो है पहले से शेड्यूल नहीं थे, पहले से निर्धारित नहीं था कि आज हमें किन किन विषयों पर बात करनी है। इस कारण से थोड़ा सा विलंब हो गया और इस विलंब के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आने वाले दिनों में हम जो बतकही कार्यक्रम 7 से 8 है, अभी 8 से 9 नजर आएगा। बहुत सारे कार्यक्रम है जिसमें आप देखेंगे, सुनेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे भी। लेकिन फिलहाल हम जो आपके बीच में जो हमारे साथ मेहमान हैं, संजय कुमार सिंह जी हैं, कन्हैया से जुड़े हुए हैं, जाप के प्रदेश सचिव हैं, विकास चंद्र गुड्डू बाबा हैं, और इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कई सारी बातें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, कई सारे विषय हैं जो आप जिनको जानेंगे। लेकिन आज का जो विषय है हमने जो रखा है, भय, भूख, भ्रष्टाचार से थोड़ा सा अलग, भूख, गरीबी और कोरोना। इस विषय पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमानों को हमने आज निमंत्रण भेजा है और लोग जुड़ रहे हैं। आज आपको बता दें, आज हमने एक ऐसे कलाकार को, भोजपुरी के कलाकार को ढूंढ निकाला जो बरसों से गुमनामी के अंधेरे में थे, जिनका बहुत बड़ा क्रेज था राधेश्याम रसिया गोपालगंज से। एक दौर था, 90 का दशक था, कि भोजपुरी इंडस्ट्री उस एक कलाकार के चलते चलती थी। आज हमारे सहयोगियों ने गोपालगंज में उस कलाकार को ढूंढ निकाला और हमने आज दोपहर में आपको रूबरू भी कराया। आज दोपहर में हमारे साथ जुड़े हुए थे 1 बजे अमनौर से भाजपा विधायक कृष्ण कुमार सिंह, मंटू सिंह। काफी अच्छा बातचीत रहा और काफी कुछ विषयों पर चर्चा हुई। कल 11 बजे हमारे साथ होंगे गरखा सुरक्षित, जो सारण लोकसभा क्षेत्र का ही एक रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है, वहां से जो राजद के विधायक हैं वो हमारे साथ होंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं आर्यावर्त के जो समूह संपादक हैं धनंजय कुमार सिन्हा। और आमतौर पर अब 8 बजे से 9 बजे तक प्रतिदिन राष्ट्रीय लेवल की परिचर्चा होगी, जिसमें हम सभी पार्टी के लोगों को बुलाएंगे और धनंजय जी, सुशांत साई, सुंदरम और कई सारे नए लोग जो हैं, जिनको चैनल के लिए नए हैं लेकिन पत्रकारिता में पुराने चेहरे हैं, लेकर कई सारे कार्यक्रम आएंगे। आज की हम बात कहीं शुरू करें भूख, गरीबी और कोरोना पर, उससे पहले हम सीधे चलेंगे आगे की जो बातचीत होगी, धनंजय जी उसको लीड करेंगे क्योंकि अन्य कई कार्यक्रम भी हमारे निर्धारित हैं। गुड्डू बाबा ने आज एक बड़ी हृदय विदारक घटना का जिक्र किया है। मुजफ्फरपुर में एक बच्ची के गले में लीची 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 का जो है, लीची का जो बीज है वो अटक जाता है। हॉस्पिटल में लोग लेके जाते हैं, 2 घंटे तक तड़पते रहती है। फिर होता है कि पहले कोरोना जांच कराइए, फिर कोरोना जांच कराने के बाद उसका फिटनेस लाइए, तब तक बच्ची की मौत हो जाती है। इस व्यवस्था में हम और आप जीते हैं। देखिए, संजीव जी भी जुड़ गए हैं। आज धनंजय कुमार सिन्हा जी इस पूरी परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं। और विषय थोड़ा सा, संजीव जी भी जुड़े हैं, संजय जी भी जुड़े हैं, जो भी लोग जुड़ेंगे हम भी आपके साथ बने रहेंगे बीच बीच में। लेकिन मुजफ्फरपुर में लीची के बहाने जो मानवता सारसार हुई है, कोई एक बच्चा तड़प रहा है, उसके गर्दन में लीची का बीज है और उससे मांगा जाता है कि कोरोना जांच कराइए और मौत हो जाती है, तो क्यों नहीं हत्या का मुकदमा उस पूरी व्यवस्था पर दर्ज कर दिया जाए। इस विषय पर गुड्डू बाबा से सुनेंगे, लेकिन फिर हम कोरोना भूख पर ही चले आएंगे। गुड्डू बाबा, पहले हम आपको पर्याप्त समय देते हैं, थोड़ा विस्तार से पूरे मामले को बताइए क्या मामला। देखिए, मैं पिछले लॉकडाउन से लेकर अभी तक जो लगा, दूसरा फेज का लॉकडाउन लगा, हम उसी समय से कह रहे थे कि कम से कम कोरोना के जांच के आड़ में सामान्य मरीजों की मौत जो हो रही है उसके जिम्मेवारी कौन लेगा। और बार बार मैं कहता रहा हूं, और आज चूंकि एकाएक मेरी नजर पड़ी है बिहार के एक बड़े चैनल न्यूज़ 18 पर, ये मुजफ्फरपुर की खबर है कि एक बच्ची लीची खाती है, उसका बिया जो है उसके गर्दन में फंस जाता है, उसका बीज जो है, और उसको कंधे पर लेकर वो मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में दौड़ता है। फाइनल जो रिजल्ट उसने मैंने देखा है, मैंने टीवी पर, वो सदर अस्पताल में गया है और सदर अस्पताल में रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा गया, उसको रजिस्ट्रेशन उसने कराया है। तब उसके बाद कहा गया कि कोरोना का जांच करा के लाओ, रिपोर्ट लाओ। इस बीच में उसकी मौत हो जाती है। मैं बार बार कहता हूं कि कोरोना से जितने लोग मरे हैं उससे ज्यादा लोग सामान्य मरीज मरे हैं, इमरजेंसी में मरे हैं, और इस बात को सरकार इग्नोर करती रह गई। ये बहुत बड़ा मामला है और हत्या का मुकदमा अनूप जी जो कह रहे हैं, ये पूरी जांच होनी चाहिए बिहार में कि आखिर यह निर्णय कैसे हो जाता है कि पूरे बिहार में सामान्य मरीजों का इलाज बंद हो जाएगा और कोरोना की जांच रिपोर्ट आएगी तो वो उनकी इलाज शुरू होगी।
जब 2020 में जब कोरोना फर्स्ट फेज में आया था, उस समय में बिहार में ऐसी काफी खबरें मिली थी, चाहे वो आईजीएमएस हो, पीएमसीएच हो, बड़े बड़े अस्पतालों में हुआ था कि मरीज को भर्ती कर लिया गया, कोरोना टेस्ट का सैंपल कलेक्ट किया गया, उनकी रिपोर्ट 5 दिन बाद आई, इस बीच में उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट जब आई तो रिपोर्ट निगेटिव थी। ये बहुत बड़ा मानवता का ये की हत्या हो रही है, पूरे बिहार में भी हुई है, देश में भी हुई है, और इसके लिए आवाज लगानी चाहिए सभी लोगों को। और ये कल के लिए मुझे ये अखबारों में भी खबर आएगी, हम लोग इस पे बड़ा डिबेट करें और पूरा घेरें। हम चाहेंगे कि इसमें कल बैठाइए सत्ताधारी दल के लोगों को भी, अपोजिशन को भी बुलाइए, आखिर ऐसा क्यों हो गया। हालांकि श्री सर्जन तो ने जो वहां पर स्टेटमेंट दिया है कि हम जांच करवाएंगे। क्या जांच करवाएंगे आप? आखिर यह सिस्टम सिर्फ मुजफ्फरपुर की नहीं हुई है उस बच्ची के साथ, पूरे बिहार में यह खेल हुआ है लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना के पीरियड में, कि पहले जांच की रिपोर्ट ले आओ तब तुम्हारी जांच करेंगे। और इनका जांच का रिपोर्ट का सिस्टम इतना फेल्योर है कि 7 दिन 10 दिन 10 दिन के बाद भी रिपोर्ट नहीं आई है, और रिपोर्ट निगेटिव पॉजिटिव का इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। एकदम लोगों के जीवन से खिलवाड़ हुआ है, और इसके लिए सभी लोगों को मिलकर संघर्ष करना चाहिए, और उस बच्ची को न्याय दिलाना चाहिए। उस बच्ची का जो मौत हुई है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसको ले जाना चाहिए सभी लोगों को, बिहार के लोगों को। तो जीते जी न्याय नहीं दिला सकी जो हमारी व्यवस्था है, जिसके बारे में चर्चा बिल्कुल बिल्कुल किया था, व्यवस्था के बारे में कहा एक बच्ची था। तो स्थिति यह आ गई है, चूंकि गुड्डू बाबा का माइक ऑन रहता है तो इको करने लगता है, कई बार यह समस्या हम लोगों ने देखा है। तो जो मुद्दा आपने उठाया है गुड्डू बाबा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, आज की घटना है, और विषय से हम लोग तय विषय से अलग इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि लोग यह समझे कि हम किस व्यवस्था में हैं, कि जहां पर विवेक शून्य हो चुका है समाज, और समाज में काम कर रहे लोग, चाहे डॉक्टर हो या स्वास्थ्य कर्मी हो, अगर कह दिया गया है कि कोरोना पर फोकस्ड रहेंगे, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि अन्य सभी चीजों को छोड़ देंगे। और यह वहां उपस्थित डॉक्टर, जिन्हें धरती का भगवान माना जाता है, उनसे ऐसी विवेकहीनता की अपेक्षाएं साधारणतः होनी नहीं चाहिए। लेकिन अभी जो समाज है वह ऐसी अपेक्षाएं डॉक्टरों से कर रहा है लगातार, क्योंकि डॉक्टर चीजों को अभी एलोपैथ को लेकर, आयुर्वेदा को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, और डॉक्टरों पर आरोप लग रहे हैं कंपनियों से साठ गांठ के। तो विवेक की जो माना जाता है डॉक्टर भगवान, तो आज डॉक्टर भगवान होने के बावजूद जो कहा जाता है परंपरा के विपरीत विवेकहीनता एक बच्चे के गला में फंसा हुआ और दिख रहा है, और उन्होंने समय रहते हुए समय बिता दिया, आधा घंटा समय बिता दिया फॉर्मेलिटी को लेकर के, कोरोना टेस्ट के बहाना बना करके, नहीं तो उस बच्ची की जान बच सकती थी। निश्चित ही सैकड़ों ऐसे मामले हुए होंगे, इसे लेकर निश्चित ही कहा था विकास चंद्र गुड्डू बाबा ने कि ऐसे अन्य केस हो रहे हैं। फिर हम आते हैं मुद्दे पे, लेकिन हम आते हैं आज का जो मुद्दा है गरीबी और भूख गरीबी और कोरोना। तो ये जो कोरोना को लेकर गरीबी, संजय जी, इसको गरीबी तो पहले से ही हमारा देश बहुत अमीर नहीं माना जाता रहा है, हमारी ज्यादातर जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन पहले से ही कर रही है। और इस कोरोना में जो हाल हुआ है, इस लॉकडाउन में, कोरोना से ज्यादा, कोरोना में तो जिसको गरीब लोग इलाज के लिए पैसों के लिए मुश्किल हो गई, कैसे इलाज करें, और लेकिन उसके बाद रोजगार के लिए, भूख के लिए जो समस्या आई लॉकडाउन के कारण, तो इसके कई उदाहरण हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखे कि किस तरह से लोगों को परेशानी हुई। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या आकलन किया, क्या देखा, क्या समझा? जी नमस्कार सभी को। देखिए, आप कह रहे हैं कि दुनिया में भारत का क्या स्थान है, उतना दूर अपने नहीं जाए। अपने एक काम करते हैं, बिहार में 29 राज्य हैं, 29 राज्य का ही स्टैटिस्टिक्स ले या आंकड़े ले, तो भी बिहार बहुत सारे चीजों में, प्राय हर चीज में 29वां स्थान 28वां स्थान पे ही रहता है। जब गरीबी की बात आई या भूखमरी की बात आई, हम लोग वही स्थान में हमेशा रहते हैं। ऐसा है कि हर जगह हर तरह का सुविधा मिलता है या कुछ भी, अपने यहाँ जो है हर चीज का प्रॉब्लम है। कोई भी सेक्टर में आप हाथ लगा लीजिए, कोई भी विभाग में हाथ लगा लीजिए, आप स्कूलिंग में ले लीजिए, हॉस्पिटल्स में ले लीजिए। 2 दिन पहले मैं एक छपरा गया हुआ था, छपरा का सदर हॉस्पिटल के सामने गुजर रहा था,
वो ऐसा सीन मैंने देखा, वो मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकता, सबके सामने जाया भी नहीं कर सकते हैं कुछ कुछ बातें। इस तरह के परिस्थितियां अपने यहाँ हो रखी है। जैसे गुड्डू बाबा बताए वो बच्ची का जो हाल हो गया। अब देखिए क्या है, आप हॉस्पिटल के सामने ऐसा रोड था और ऐसे कुछ कुछ जानवर घूम रहे थे, जैसे लग ही नहीं रहा था कि वो हॉस्पिटल है। इस तरह के प्रॉब्लम है। अभी आप देख लीजिए आज का डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब 1-2 महीना में आने वाला है, बाढ़ आने वाली है। हमारे यहाँ तो हंसी आ रही थी आज कुछ कुछ चीजें देख के कि 9 महीना हो गया, 10 महीना हो गया पिछला बाढ़ आए हुए है, कमिटियां बन गई, बहुत सारे पैसे सैंक्शन हो गए, बट कभी कोई काम आज तक शुरू नहीं हुआ। आज हमारे यहाँ के महाराजगंज के सांसद साहब पहुंच गए वहां पे समीक्षण करने। पता नहीं मतलब वो क्या जताना चाह रहे हैं। पिछले साल 6-6 हजार रुपया दे के सबका मुंह बंद कर दिया गया था। काम नहीं हो रहा है, फिर भी समीक्षाएं हो रही है। जी जी जी। नहीं, आप समीक्षा वो भी होता है जिस दिन फंड रिलीज हुआ या जिस दिन टीम बनाई गई थी, जिस दिन कमिटियां बैठाई गई थी, उस दिन अगर समीक्षा हुआ रहता तो चलो लगा कि सांसद साहब आए हैं यहाँ पे काम चालू करवाएंगे। बट 8 महीना हो गई और अभी थोड़ा सा रूमर्स भी यहाँ पे चलने लग गई है, या जो बारिश हो गई है कि 15-20 दिन में या 1 महीना 1.5 महीना में फिर से बाढ़ आने वाली है, तब जाकर के ये लोगों का आंख खुला। यही परिस्थिति हर विभाग में रहती है, हर विभाग में। आप शिक्षा विभाग ले लीजिए या कोई भी विभाग ले लीजिए, सब विभाग में यही है। लास्ट 15-17 साल से भ्रष्टाचारी बोलिए या हर चीज में कमीशन खोरी बोलिए, इस तरह से ये जहर फैल रखा है बिहार में। आप 6,000 पिछला साल हर व्यक्ति को दिया गया। आप यकीन नहीं मानिएगा धनंजय जी, मैं साक्षी हूं, कितने लोगों का देखा हूं, उसमें से किसी किसी को तो 2-2 हजार भी कमीशन देना पड़ा, तब जाके वो लोग को वो पैसा अकाउंट में आया या अकाउंट से निकला। दोनों तरह से मुसीबत है। सबसे आश्चर्य वाली बात यह है, अपने बिहार के अंदर ही बात करें, अपने भूखमरी का या कुछ भी, सिर्फ बिहार में बात करें, आज बैंक में किसी का अकाउंट है, वो अकाउंट में से पैसा लेके निकालने भी जाता है तो वहां पे भी दलाल मौजूद रहते हैं। ये दुस्थिति पूरा देश के अंदर में बिहार में छोड़ के और कहीं नहीं है। क्या संजीव जी, आपने पुणे में कभी ये संजीव जी भी अब बोलेंगे। संजीव जी, ये जो हाल बयां कर रहे हैं, मतलब हमारी जो समाज में जो लोग अशिक्षित रह गए, जो लोग कम अवेयरनेस है, जहां पर वहां पर जो अवेयर लोग हैं उनको बताने के बदले उल्टे लूट ले रहे हैं। तो संजीव जी आपने सुना, और मुख्य विषय हमारा है जो भूख और गरीबी का हाल रहा इस कोरोना काल में, उस पर हमें मुख्य चर्चा करनी है। तो आपने क्या अनुभव किया, क्या जाना, क्या समझा? शुरू करूंगा। गुड्डू बाबा ने जो बात कही कि कोरोना के चलते सामान्य जो स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजें हैं उनको देखने वाला कोई नहीं है, तो एक छोटी सी बात उस पर मैं कहना चाहूंगा कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो प्राइवेट, खासकर हॉस्पिटल्स जो हैं, मैं खुद भुगता हूँ। एक छोटी सी चीज के लिए मैं हॉस्पिटल गया था, 2-3 हॉस्पिटल धक्के खाया, फिर आई गेव अप। इसलिए वो एंटरटेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोरोना से रिलेटेड जो है ना, इट्स अ क्विक मनी। इन्वेस्टमेंट तौर पे देखा जाएगा हॉस्पिटल को, उनके खर्चे कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें वो हमारे से पैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या कर रहे हैं। तो वो उनका धंधा बना हुआ है और मैं सरकार को ही दोषी मानूंगा, क्योंकि सरकार का काम है नियम कानून बनाना और पालन कराना। तो बाकी दूसरे राज्यों में अगर आपको बुखार है या एक्सरे कराने हैं या कुछ भी कराना है, आप जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो भी हो रहे हैं, बहुत आराम से हो रहे हैं। लेकिन बिहार में अगर नहीं हो रहा है, इंक्लूडिंग आरटीपीसीआर टेस्ट जो है, मेरे पास बहुत सारे ट्वीट्स आते हैं कि ये नंबर लीजिए, 1,000 में करा लीजिए। मेरा सवाल यही होता है कि दूसरे शहर में घर पे बैठ के अगर 800 पे हो रहा है दूसरे राज्य में, तो ये बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब सरकार फेल्ड है। रोटी कपड़े मकान पे आ जाओ, गरीबी की बात आप जो कह रहे हैं, मुझे शर्म आती है, जो कि पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बोला था कि 70-75 साल आजादी को हो गए और आज भी हमारा वही इलेक्शन का मुद्दा होता है, रोटी कपड़ा और मकान। और मैंने कल बोला था या परसों मैंने बोला था कि अभी आने वाले इलेक्शन में एक और मुद्दा ऑक्सीजन जुट जाएगा, और ये आपका बीजेपी बिहार का ट्वीट में पढ़ रहा हूं, प्रदेश में स्थापित होंगे 15 ऑक्सीजन प्लांट। इनके कोई भी ट्वीट आप देखेंगे ना, होंगे, होगा, चल रहा है, ऐसे ही होते हैं।
संजय इसमें कुमार एक सेकंड के लिए संजीव जी एक सेकंड। धनंजय जी, अनूप जी थोड़ा इधर गए हैं। गुड्डू बाबा आप भी थे ये शो में। 20 दिन पहले मैंने कहा था कि मेरे तरैया के अंदर में एक ऑक्सीजन प्लांट डालने की मेरा इच्छा हो रही है और इस काम में मैं लगूंगा। अगला दिन मिस्टर रूडी साहब आते हैं और छपरा में जगह दिखा करके कहते हैं कि हम ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे लगा रहे हैं जो कि पूरा छपरा के लिए सफिशियंट है। तो अब बात ऐसी हो गई कि कोई कुछ करने भी जाए तो उनको करने नहीं दिया जाए और खुद करे नहीं। सॉरी संजीव जी आपको इंटरप्ट किया। नहीं तो वही मैं नहीं ठीक है, वो समाज को आप मुझे एक और मुद्दा दे दिए तो मैं समाज को जिम्मेदार नहीं मानता हूं। कारण ये है कि अगर आप नियम कानून नहीं रखेंगे, इन्फोर्स नहीं करेंगे, चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आम जनता भी नहीं कर सकती है। आप तो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं। जब मैंने हाल बेहाल वहां देखा था तो मैंने, और गुड्डू बाबा इसके गवाह हैं, मैंने बहुत कोशिश की कि एक और या दो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदकर मैं रख दूं ताकि आस पड़ोस अगर किसी को जरूरत पड़े तो कम्युनिटी उसको यूज कर सके। पूछ लीजिए, पूरा दुकान खुद से 8 घंटे छान मारा, कितने लोगों को फोन घुमाया, नहीं मिला। वो चाइनीज प्रोडक्ट कुछ मिल रहे थे, मुझे नहीं खरीदना था तो मुझे नहीं मिला। बहुत मुश्किल हो रही थी उस समय। हाँ, और अभी भी पता नहीं रहा था, अभी भी शायद ब्लैक में ही होगा। तो रोटी कपड़ा मकान क्या बोले, अगले इलेक्शन में फिर ये ऑक्सीजन भी मुद्दा होगा। सरकार करने भी नहीं देना चाहती है। मैं तो कुछ लोगों को आपके प्रोग्राम से उठाता हूं। कल या परसों एक कोई सज्जन आए थे जो कि खाना बांटने का काम कर रहे हैं, तो मैंने नंबर उनका लिया और मेरी कोशिश थी कि अगर कुछ मेरे से हाथ से बन पड़े तो मैंने उनसे पूछा। वो कह रहे हैं कि अरे क्या बताऊं, जब बना हुआ खाना लेकर जाए तो पुलिस बहुत तंग करती है। तो और आज का ट्वीट में देखूं तो बीजेपी वालों को, बहुत लोगों का फोटो चिपक रहा है कि यहाँ पे ये सेवा हो रहा है, यहाँ वो किया जा रहा है। जो सही में करने वाले हैं उसको जेल में बंद कर देते हैं, जो आपके अपोनेंट्स हैं। इसका कोई इलाज नहीं है। ये बिल्कुल हमारी जनता देखिए क्या है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आपको गरीब से गरीब ये बनाते जाएंगे। प्रोग्राम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, गरीब से गरीब बनाते जाएंगे, क्योंकि आप अगर गरीब रहेंगे, आपको अगर पेट की चिंता। चलिए, संपर्क थोड़ा सा भंग हुआ है संजीव जी से। गुड्डू बाबा सदर हॉस्पिटल के सामने मैं 1 घंटा थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट के इससे भी 4-5 राउंड इधर उधर मारा। तो बाहर में मैं देखता हूं, मैं कंपैरिजन आज करना ही चाहता हूं। बहुत लोगों को बुरा लगेगा कि ये बिहार के बारे में सिर्फ ऐसे बात कर रहे हैं। जी नहीं, हम लोग बाहर रहते हैं तो फिर अपने राज्य में आते हैं तो हमको भी लगता है कि यहाँ पर भी अगर वो सब चीजें रहे तो अच्छा रहे। इस मिजाज से हम लोग थोड़ा सा छानबीन में भी लग जाते हैं। सदर हॉस्पिटल के सामने कम से कम 100 से ज्यादा ही मेडिकल शॉप्स थे और कितने लैब्स थे, लेबोरेटरीज थे। ये सब क्या मतलब, वो क्या बता रहा है? अगर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने ही इतने सारे हैं, इसका क्या संदेश जा रहा है लोगों के बीच में? तो जो हाल है देश का, समाज का, बिहार का, वह यह है कि अगर मुद्दा कुछ भी हो, वापस मुद्दा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर आ जाता है, आकर खड़ा हो जाता है, अगर रुक जाता है, वही बोल रहा हूं। हालात बहुत गंभीर चल रहे हैं आजकल। कोई भी विभाग ले लीजिए, स्वास्थ्य विभाग ले लीजिए, शिक्षा विभाग ले लीजिए, कोई भी विभाग में भ्रष्टाचारी या लूटपाट जो है, कमीशन खोरी, स्वास्थ्य पर बात चल रही है, स्वास्थ्य पर बात चल रही है तो एक बात और कहेंगे सभी पैनलिस्ट से। एक बात, बहुत जरूरी बात ये करनी है कि अभी एलोपैथ और हेमियोपैथ को लेकर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही एलोपैथ और हेमियोपैथ नहीं, एलोपैथ और आयुर्वेदा को लेकर बहुत चल रहा है झमेला पूरे देश में, आप देख रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आयुर्वेदा कितना सही है, कितना गलत है, इस पर हम कल कर लेंगे डिबेट, कल इसको सेलेक्ट कर लेंगे। रामदेव कितने सही है, कितने गलत है, इस पर बात हो सकती है। लेकिन आप ये बताइए, आईएमए ने जिस मुस्तैदी से विरोध किया है रामदेव का, अभी आयुर्वेद को लेकर के जिस मुस्तैदी से विरोध किया है, क्या कभी ऐसी घटनाओं को लेकर आईएमए इतनी झगड़ा नहीं चल रहा है? नहीं, जैसी घटनाएं
आज गुड्डू बाबा ने कही कि मुजफ्फरपुर में हुई, उस तरह की अविवेकशील घटनाएं हजारों हो जाती है देश में। अगर एक साल में देखे तो हजारों होती है। क्या कभी आईएमए ने उतनी मुस्तैदी से ऐसी घटनाओं की खिलाफत की है? इस घटनाओं को उठाया है? टेलीविजन पे आए हैं ऐसी घटनाओं को बोलने के लिए कि देश भर के हमारे डॉक्टर, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह की घटनाएं रुकनी चाहिए, आपको मैं वार्न देता हूं, ऐसे पकड़े गए तो जांच बिठाएंगे तो एकदम सर्टिफिकेट छीन लेंगे। अभी ऐसा कभी हुआ है क्या? तो क्या नहीं लगता कि कहीं ना कहीं स्वार्थ का टकराव है, आर्थिक टकराव है, इसलिए आईएमए को रामदेव की गलतियां दिख रही हैं, लेकिन एलोपैथ के हॉस्पिटल्स में जो गलतियां होती हैं उससे वे नजर बचाते निकल जा रहे हैं। गुड्डू बाबा फिर से एक बार सुन लीजिए गुड्डू बाबा को। बहुत गुड्डू बाबा पहले ऑन कीजिए अपना माइक। अच्छा मैं कर दे रहा हूँ, माइक आपका ऑन हो चुका है। गुड्डू बाबा बोलिए। माइक आपका ऑन हो चुका है, गुड्डू बाबा बोलिए। देखिए आईएमए के सब बहुत सारे लोग हमारा गुड्डू बाबा चले गए। जब तक गुड्डू बाबा गए हैं संजीव ये एक बार फिर ये से आप जो कह रहे थे ना आईएमए का झगड़ा नहीं है, और एलोपैथ और आयुर्वेद का झगड़ा ये कभी का नहीं है। आपके जो बिहार में लीची फंसने की बात हुई है गले में, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अगर हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हो सरकारी हो, उनको छूट दे रखे हैं तो वो अपनी मनमानी करेंगे। तो ये आईएमए का झगड़ा नहीं है। और बाबा रामदेव का जो की बात आप उठा रहे हैं, वो आयुर्वेद और एलोपैथ का झगड़ा नहीं है, ये पॉलिटिकल झगड़ा है। आयुर्वेद के काफी अच्छे डॉक्टर हैं, ये क्यों नहीं बचाव में आ रहे हैं? आप ये बताइए, डॉक्टर अपने सिर पे कफन बांध के पूरे दुनिया में आम लोगों की जान बचा रहे हैं, और आप एक योगा प्रोग्राम में, मैं तो शब्द यूज करूंगा, आप बोल रहे हैं टर 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 डॉक्टर। ये क्या है? अगर कोई दूसरी सरकार होती ना, इनको देन एंड देयर जेल में बंद करना चाहिए था। मैं तो खुद भी योगा बहुत करता हूँ, मैं आदमी हूं, और इनको फॉलो भी करता हूं, योगा में इनके प्रोडक्ट्स भी यूज करता हूं। लेकिन जो इन्होंने गलती इस समय की है, किसी का मजाक बनाना, ये माफ करने लायक नहीं। सरकार में इनके लोग हैं, इसके चलते ये बचे हुए हैं। अगर दूसरी की सरकार होती तो ये जेल गए होते। मान लिया संजीव जी कि इन्होंने कहा, डॉक्टर के खिलाफ कहा या गलतियां की रामदेव ने कुछ, लेकिन तो रामदेव की नहीं रामदेव की लेकिन गलती है तो जेल जाए, ठीक बात है। लेकिन आईएमए जो बात बोल रहा है कि मैं केस कर दूंगा, एफआईआर कर दूंगा, लेकिन मुजफ्फरपुर में जैसी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं पर आईएमए क्यों नहीं इतनी सख्ता दिखाता है? अब सरकार का ही काम है ना, सरकार को जो मन में आए करेगी। हाँ, हमारे जैसे लोग अगर सड़क पे उतर के अगर सेवा कर रहे हैं, तो पप्पू यादव सेवा कर रहे थे, जेल में उठा कर डाल दिया। अनुचित मुजफ्फरपुर में भी हो रहा है, अनुचित कई चीज रामदेव जी के बारे में भी है, लेकिन रामदेव जी वाले में जितनी बुलंदी से आईएमए खड़ा हो रहा है, वो मुजफ्फरपुर वाले मामले जैसे घटनाओं में नहीं खड़ा होता। तो जो न माना जाए, ये आर्थिक टकराव का मामला है कहीं ना कहीं। ये सरकार जिम्मेदार है बस, और कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। सरकार का काम है लॉ बनाना, सरकार का काम है लॉ इन्फोर्स करना। तो सरकार जो है अपने फायदे के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करती है। 35 साल या 30 साल जो मैं सुन रहा हूं कि पुराना केस था, तो पप्पू यादव को दिख रहा था कि इनका प्रचार हो रहा है, खाना बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो शुरू से करते हैं, मेरा कोई पर्सनल ये नहीं है। तो सरकार को दिखा कि अरे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, उठाओ 35 साल पुराने केस में डाल दो। सरकार को जिस चीज में फायदा दिखेगा सरकार वो करेगी। सरकार के हाथ में सरकार ही अविवेकशील है, सरकार में शामिल लोग अविवेकशील है, तो डॉक्टर से भी आप अविवेकता का ही उम्मीद रख सकते हैं। जब नेतृत्व तो जैसा होगा, नेचुरल है कि सारा जो सिस्टम होगा उसी तरह का होगा। सरकार केस फाइल करे, जो डॉक्टर एंटरटेन नहीं किया सरकार की जिम्मेदारी है, उस हॉस्पिटल को बंद करे, उसको उठा के जेल में डाले। तो सरकार का क्या काम है? सत्ता में बैठे लोग, आपके सुशील मोदी सुबह से लेकर रात तक, आज भी ट्वीट देख रहा था, वो लालू के पीछे पड़े हुए हैं। यार हमारे जैसे आम लोगों को क्या मतलब है लालू का? आप उनके घर में चले जाइए, अखाड़ा कुश्ती में एक एक करके फरिया लीजिए सुबह से शाम तक। कोरोना के पीछे नहीं पड़ रहे, हाफ पैंट पहन के खुद भाग गए। गुड्डू बाबा बोलिए, गुड्डू बाबा बैठे रहेंगे।
का कनेक्शन कट गया। ये लोग जब ये दिखाने के लिए करते हैं आपस में, शादी ब्याह में सबसे पहले ये एक दूसरे के यहाँ जाके आगे बैठेंगे, वहां पर ये सब बातें नहीं होती हैं। मैं ये कह रहा था कि कभी भी इस तरह की जब बातें आएंगी आती हैं, 22 साल का मेरा अनुभव है, तो उस समय बिरादरी की बात आ जाती है। आईएमए के लोग खड़े होते हैं अपने लोगों को बचाने के लिए। मैं आईएमए के लोगों से जुड़ा हूँ, सब लोगों से मेरा संबंध बढ़िया है, लेकिन ये लोग बराबर वहां पर जो है अपने लोगों के बचाव में खड़े हो जाते हैं। उसी तरह से आयुर्वेद, मैं बार बार कहता हूँ कि आयुर्वेद वाले अभी जो मामला उठा है सब बिजनेस का मामला है, इससे आम लोगों को क्या लेना देना है। लेकिन जो सुविधाएं या हमारा एलोपैथ आज बहुत आगे बढ़ चुका है, तो एलोपैथ पर ज्यादा लोग डिपेंड हैं, और आयुर्वेद की तो पूरी सिस्टम को खत्म कर दिया बिहार में। इसलिए आयुर्वेद की दवा लोग लेते कहाँ है, बहुत कम। लेकिन कहीं भी लोग कुछ भी होता है तो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पीएमसीएच इस मामले में शायद वो बच्ची पटना में होती तो निश्चित बचती हमारे पीएमसीएच में। एक बार की घटना है कि एक बच्चे ने मटर अपने नाक मुंह से लिया था, कुर्जी की बात है, और वो कुर्जी होली फैमिली बड़े अस्पताल में गया, प्राइवेट अस्पताल में, उसके फीस भी वहां लग गया, लेकिन वो नहीं सफल हो पाया। मुझे खबर है कि गुड्डू कहाँ है, संजोग से मैं पीएमसीएच के में था। हम पीएमसीएच की इमरजेंसी में उसको लेके गए ईएनटी में, ऐसे लगा कि वहां के डॉक्टरों ने ऐसे चुटकी बजाया और उसका मटर जो है तो बाहर आ गया। उसी तरह से यहाँ से बीज निकालनी थी कंठ से, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। यदि वो पटना का मामला होता तो हमारे पीएमसीएच के लोग निकाल लिए होते। लेकिन वहां पर सदर हॉस्पिटल, वही मुजफ्फरपुर एक टाउन है, वहां पर बच्चे के साथ घटना हुई है, और वो 2.5-3 घंटे तक उसका परिजन कांधे पर लेकर घूमता रहा है पेशेंट को, और वो उसको नहीं बचाया जा सका। ये बहुत ही गंभीर मामला है। और जब कभी भी डॉक्टरों की लापरवाही सामने आती है, हमारा ये कहना है, देखिए सभी जगह अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। तो यदि जो डॉक्टर, जैसे पीएमसीएच का एक उदाहरण दे रहे कि एक डॉक्टर था, रिटायर कर गया, वो पीएमसीएच में ही ऑपरेशन करता था, लेकिन 1,000 रुपये जरूर लेता था। आई का डॉक्टर था, कितनी बार पकड़ा गया, लेकिन हमारी करप्ट सिस्टम थी, वो वहां से एचओडी होकर रिटायर करके चला गया। तो कहने का मतलब है कि जो डॉक्टर किसी भी फील्ड में हो, किसी फील्ड में यदि वो गलत है, आपराधिक काम करते हैं, तो अपराधी हैं, उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए आईएमए को। और चूंकि मैंने देखा है तो मैं कल इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं कल इसे और गंभीरता से उठाऊंगा और मांग करूंगा आईएमए से। तो सभी लोग मुझे जानने वाले हैं, शाहजा बाबू हैं, दीक्षित जी हैं, जो लोग भी हैं, अभी जो विमल कारक हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि इस पे आप लोग हस्तक्षेप ना करिए, नहीं तो अभी के समय में नंगा होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि पूरे बिहार की मास स्वास्थ्य सिस्टम से नाराज पड़ी हुई है। इसलिए आप लोग आगे बढ़कर कहिए कि कार्रवाई हो, कैसे हो गया, जांच करवाइए। इसलिए इस बार जो मुजफ्फरपुर की घटना घटी है, इसको दबाने में नहीं दूंगा, स्वास्थ्य को लेकर, और सभी लोग का साथ बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग भी चैनल के माध्यम से आपको, आपके इस आंदोलन में सहभागी रहेंगे गुड्डू बाबा, क्योंकि यह जरूरी है। एक घटना हुई है तो इसे छिपना नहीं चाहिए, यह घटना सामने आनी चाहिए ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना हो सके, और इस घटना पर बात होनी चाहिए, एक बच्ची जैसे साइकिल से अपने पिताजी को लॉकडाउन में लाई थी, गुड़गांव से एक बच्ची जो साइकिल से पिता को लेकर आई थी, हालांकि वो दुखद घटना है कि उसके पिताजी गुजर गए। उस तरह का ही मामला है कि एक बच्ची लीची खाने के दरमियान कंठ में फंसता है, और उसको हमारा मेडिकल साइंस या हेल्थ सिस्टम नहीं बचा पाता है। ये पूरे हेल्थ सिस्टम के लिए बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। फेल्योर कहा जाएगा सिस्टम को। यह तो बहुत छोटा मामला था, जैसा आपने बताया पीएमसीएच होता तो हो जाता, अगर डॉक्टर इस पर 5 मिनट 10 मिनट काम कर देते तो हो जाता। डॉक्टर ने छुआ ही नहीं, यही समस्या हो गई। डॉक्टर ने उसके पहले रजिस्ट्रेशन बोल दिया, कोरोना की आड़ में प्रोसेस बोल दिया, कोरोना की आड़ में ये सब गड़बड़ी हुई है। गुड्डू बाबा, हम एक बार फिर से स्वास्थ्य विषय अभी ऐसा चल रहा है कि उससे छूटना मुश्किल है, फिर भी एक बार हम कमेंट सभी अपने गेस्ट से लेना चाहेंगे, जो आज का मुख्य विषय है भूख, गरीबी और कोरोना। कोरोना से जो पहले से ही बिहार हमारा त्रस्त था गरीबी से, उस पर और ज्यादा जो कहर बरपा है, उस पर एक बार फिर से हम अपने सभी विशेषज्ञ की राय लेंगे। संजीव कुमार जी संस्थापक है संस्कार शाला के, अभी आए हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं। संजीव जी, संस्कार शाला के संस्थापक, उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो कोरोना में गरीबी और का क्या हाल हुआ,
सभी लोगों को मेरा प्रणाम। शब्द ही नहीं है मेरे पास कि जैसे पूरी व्यवस्था आदमखोर हो चुकी। सही बात। मैं थोड़ा बहुत कड़वा बोलता हूँ और नहीं, कड़वा बहुत बोलने कम की लोग। जरूरत है। हाँ, जरूरत है तो कड़वा बोलने की। धनंजय जी, आपका बहुत आभार कि कड़वा आपको पसंद है। करेला जो होता है कि बहुत कड़वा होता है पर मधुमेह भी नहीं होने देता है। और कड़वा आप अगर नहीं बोलिएगा तो फिर तो झूठी वाहवाही लेना। तो कोई हर बार यही बोलता हूं कि कोई मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, कोई विपक्ष के नेता ट्वीट से कर रहे हैं, और जमीन पे जुड़कर कितने लोग काम कर रहे हैं। यही गुड्डू बाबा बैठे हुए हैं, इतने जमीन से जुड़कर इन्होंने काम किया। और बिहार वासियों का मतलब देखिए किस तरह का कि गुड्डू बाबा को भी बहुत लोग नहीं पहचानते हैं, उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो इस दुर्भाग्य का जिम्मेदार कौन? धनंजय जी, मैंने पिछली बार सुना, बहुत आश्चर्य हुआ कि आप एक गरीब की मदद करने गए थे, उस दौरान आप उसकी झोपड़ी बचाने गए थे, उस दिन दौरान आपको जेल भेज दिया गया था। क्या तमाशा है भाई? मतलब क्या एक आम इंसान किसी की मदद भी नहीं कर सकता है क्या? एक और राजनीति से जुड़े हुए समाज के लिए अच्छा कर रहे थे, उनको भी जेल भेज दिया जा रहा है। तो कुर्सी ही जब आप कुर्सी आपका जब मेन उद्देश्य हो जाएगा किसी भी नेता का, तो समाज का दुर्गति होना लाजमी। अरे हमारे जो पुराने नेता थे उनसे तो किन्हीं ने कुछ सीखा नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो जब रेल मंत्री थे, एक एक्सीडेंट होता था वो इस्तीफा दे देते थे। और आज के नेता लोग दिन रात देख रहे हैं लाशों को, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां मर रहे हैं। ये आज तो कोरोना आया है, इससे पहले चमकी था। क्या आप व्यवस्था में सुधार नहीं कर सकते हैं? मैंने पूरा जब मुख्यमंत्री लोगों का देखा शुरू से अंत तक बिहार के, तो 15-15 साल तक लगभग 4 मुख्यमंत्रियों ने शासन किया, और बाकी कोई 2 महीने, कोई 4 महीने, कोई 18 महीने। मतलब एक व्यवस्था नहीं बन सकती है क्या? गुड्डू बाबा जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, धनंजय जी जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। संजीव जी सिंह जी भी बहुत अच्छे से विचार रखते हैं, पर धरातल पे सिर्फ विचार रखने या कहीं भाषण देने से, मैं 100 जगह बहुत भाषण दे दूं, बहुत गरीबी है, बहुत दुख है, लेकिन उससे क्या होगा? संजय जी आप बताइए कि इस कोरोना काल में पप्पू यादव जी जैसे नेता अपनी जान को हथेली पर रखकर भी लोगों की मदद की, और आज जेल में तो भी उनके लोग मदद कर रहे हैं। लगातार संपर्क है मेरा उनसे, तो अगर वैसा होता तो जेल जाते ही सब लोग तितर बितर हो गए होते। तो जमीनी स्तर पे काम करना होगा हमको, आपको, सबको। अगर मेरे पास 1 रुपया है तो 10 पैसा उसमें से एकदम निकाल दीजिए कि यह पैसा 10 पैसा समाज के लिए और देश के लिए। हम लोग तो इतने स्वार्थी हैं, हम भी, मैं भी कुछ दिन पहले तक इतना स्वार्थी, घर में पड़ा पड़ा सामान सड़ जाए, खराब हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन किसी जरूरतमंद को नहीं देंगे। ये हमारे समाज में एक आम धारणा है, आम प्रचलन है। संजीव जी के घर एक दिन मैं गया था, इनके यहाँ इतना अच्छा लगा कि जो इनकी मेड थी, जो खाना बनाती थी, उनके बच्चों को इन्होंने अपने साथ बैठाकर खाना खिलाया पूरे परिवार के साथ। ये पढ़ाई की जिम्मेदारी लेते हैं। ये एक बदलाव है, लोगों को इससे सीखना चाहिए। मैं तो उनसे बोलता हूं कि जितनी बातें आप करते हैं उस छोटा का एक वीडियो बनाकर भी डालिए सोशल मीडिया को, कि लोगों को यह समझ में आए कि एक इंसान जो अमेरिका में भी रहता है, एक बड़े क्लास 1 ऑफिसर के रैंक का आदमी है, वो अपने मेड के बच्चे को अपने साथ बिठाकर ये सामाजिक बराबरी है। गुड्डू बाबा जिन पे कितना भी कोई ये लांछन लगा दे, लेकिन ये अपनी आदत से तो सुधरेंगे नहीं। इनको समाज सेवा करना है तो करना है। तो ऐसे लोगों को कोई भी आगे, जो एक घेरा बना हुआ है उन लोगों का, जो चाहते नहीं है कि गुड्डू बाबा जैसे लोग आगे बढ़ें। संजय सिंह जो हैं आपके प्रवक्ता, उनका जो मैं सुनता हूं तो लगता है कि एक आग है, लेकिन जरूरत है ऐसे लोगों का एक समूह बनाकर हम लोग को आगे बढ़ना होगा। हम रोज गरीबी गरीबी बोले, लेकिन इससे कुछ बहुत नहीं होने वाला होगा। और हम लोग को एक संगठन बनाना होगा और उसमें आदमी जोड़ना होगा। मैं शुरुआत कर चुका हूं। आजाद हिंद फौज जैसे सुभाष चंद्र बोस जो हमारे नेताजी आदर्श हैं, उनकी तरह युवा आजाद हिंद फौज बना रहा हूं। युवा सिर्फ नाम है, इसमें जो 80 साल के भी जुड़ेंगे उनको भी मैं युवा कहकर संबोधित करूंगा कि यह हमारे 80 साल के युवा हैं, क्योंकि उनकी सोच युवा रहेगी। तो बिहार के लिए आप लोग भी आइए। यह कहा जाता है संजीव जी कि युवा जनरली जो है युवा को उम्र से जोड़ते हैं, लेकिन अगर आप कहें तो
यह बहुत बार बहुत अनुभवी लोगों द्वारा बराबर कहा जाता रहा है कि जो लोग सच को सच और गलत को गलत कहने का साहस कर सके, जो लोग गलत का विरोध करने का साहस कर सके, वही युवा है। और उस युवा में सबसे ज्यादा युवा हमारे स्क्रीन पर बैठे हुए विकास चंद्र गुड्डू बाबा, जो लगातार प्रशासन की गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं दिन रात। और हम सब में अगर उम्र के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा वृद्ध, और कार्य के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा युवा है। तो निश्चित ही आपके जो युवा आजाद हिंद फौज जिसका गठन आपने किया है, शुरुआत आपने की है, निश्चित ही ऐसे गुड्डू बाबा जैसे और भी युवा उसमें जरूर जुड़ेंगे, जरूर योगदान करेंगे, जो लगभग 1000 लोग सब लोग कर रहे हैं। जी, 1000 लोग मौखिक रूप से जुड़ चुके हैं, बस इसका क्रियान्वयन बाकी है। मैं पूरा एक बड़ा सा सम्मेलन करके, और उस सम्मेलन में खाना पीना और ये सब का भंडार नहीं होगा, हो सकता है पानी भी ना मिले, लेकिन उन लोगों की बातों को सुनने का मैं रखूंगा जल्दी इस संकट के बाद। क्योंकि सिर्फ ऐसे हम कोई मंत्री को बोल दें, किसी नेता को बोल दें। आज सुबह में मैं अपना शॉप खोलने गया तो एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, वो आए और हमारे पास माइक लगा के आपको कैसा लग रहा है सरकार, तो सिर्फ हम व्यवस्था को दोष देकर क्या कर लेंगे। तो वही चीज है कि सबको मिलकर बढ़ना है। संजय जी जी संजीव जी, आपका बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपके लिए मैं ही एक बड़ा उदाहरण हूँ। आप मेरा ही देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ या हमारे बिहार वासियों को जो तकलीफ हुआ, बाहर से देखते हुए मेरे को एक तरह का दर्द हुआ। तो मैं भी सोचा कि अपने बिहार में अब रहने की जरूरत है। हम लोग जो कमाए किए या शिक्षित हुए, अब अपने जमीन पे जाके काम करने की जरूरत है। तो मैं बहुत ही अपने आप में उत्साह लेके यहाँ पे आया कि यहाँ पे कुछ करूंगा। तब हम लोग देखते थे एक तरफ पप्पू यादव और उधर मुंबई में देखे तो सोनू सूद जी, ये लोग पब्लिक का बहुत सारा सेवा करते थे। तो किसी तरह मैं पप्पू यादव जी के साथ जुड़ गया और चुनाव भी लड़ा। बहुत जब हम लोग बिहार वासी बाहर में बैठते हैं तो ऐसे ही बैठे बैठे डिस्कस करते हैं कि घर कब जाएंगे, तो सिर्फ छठ में जाएंगे, या कोई भी देखता है कि 4 दिन जाके जल्दी से वापस आ जाए। तो एक माहौल यहाँ पे बनाना जरूरी है कि कोई बाहर जो भी रहता है उसको भी एक ये आवे कि हम भी अपना घर जाएं। उस टाइप का माहौल क्रिएट करने के लिए सब लोग कहते थे कि सभी लोग तो बातें करते हैं, तो मैं बोला मैं आई विल स्टैंड एज एन एग्जाम्पल, मैं आगे आता हूँ, मैं ही चुनाव लड़ने चलता हूँ। मेरे पीछे जो लोग खड़ा है। बट जब इलेक्शन हुई, जब वोटर वोट डालने गया, तो वही है, या तो इधर या तो उधर। लोगों को इस तरह से ब्रेन वॉश करके रखा गया है, बोलिए, या इन लोगों को इस तरह से व्हाट वी से उसको क्या कहते हैं, ये कर दिया गया है कि वो लोग को जीना ही बहुत बड़ा बात हो गया। इस तरह से यहाँ का पब्लिक जी रहा है। ये चीज सबको, जब हम अपने चेहरा अपने देखेंगे तब नहीं, जब हम लोग आंख खोल के सामने देखेंगे तो ये चीज अपने को क्लियरली समझ में आता है। सिर्फ ये लोग को सरकार बनाने की ही जीत थी, किसी ने कोई बात लेके चुनाव नहीं लड़ा था। मैं पूरा कैंपेन में हमेशा बोलते गया हर पब्लिक को कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज की जरूरत है, और इंडस्ट्रीज यहाँ लग सकती हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगने के लिए अपना सारण छापरा या पहले जो मरावरा शुगर मिल थी उसको खोला जा सकता है। बहुत आसान है, ये तरीका बहुत आसान है, और यहाँ पे हर चीज का सुविधा है। बाहर में महाराष्ट्र आप चले जाएंगे, लातूर, उस्मानाबाद, वहां पे वाटर स्केर्सिटी है। एक टाइम में ऐसा हो जाता है, मार्च अप्रैल मई जून महीना में वहां पे पानी लाया जाता है चेन्नई से और दूसरे जगह से टैंकर में, वैगन टैंकर में भर के रैक में। वहां पे शुगर इंडस्ट्री है। यहाँ पे आपके पास बहुत पानी है और जिस वजह से बाढ़ भी आ जाता है, और यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री जो था उसको बंद कर दिया गया। बट पब्लिक जल्दी से समझती नहीं। मैं भी उसको एक सीख के तरह ही लिया कि मैं भी कुछ सीखा हूं, तो आगे जाके फिर अपना संघर्ष जारी रहेगा। आप लोग जैसे गुड्डू बाबा जैसे लोग रहेंगे, प्रोत्साहित होंगे, तो एक से बढ़ के कल के दिन 100 अपने खड़े होंगे। तब जाके यहाँ पे एक पॉज लगना बहुत जरूरी है। बिहार में एक पॉज लगना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक बार स्टैंड स्टिल होना जरूरी है। जो सिस्टम में ये लोग करप्शन भर दिया, बैंक में, पुलिस स्टेशन में, सब जगह दलाली दलाली दलाली। सबसे बड़ा आश्चर्य वाला बात ये होता है जब बैंक के द्वार पे जाए,
बाहर में भी आप जाएंगे, किसी को भरना नहीं आता है, हर जगह रहते हैं जो लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं, मगर उनका फॉर्म भर के बहुत ही रेस्पेक्ट से कोई और दे देता है। बट हमारे बिहार के बैंक में कभी आप जाएंगे, फॉर्म भरने के लिए भी वो पैसा लेगा, उसका पैसा काउंटर से निकालने ये सब चीज एक बार के लिए पॉज लगना पड़ेगा। गरीब जी यही जी यही विषय जी था, गरीबों जी का जो हाल तो ये जैसे सब कोरोना चीजों पीरियड को में एक बार पहले पॉज लगना पड़ेगा। नए लोगों को जो समझ सकते हैं, इसको हर एक व्यक्ति तक समझाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक कोरोना पर आंखें यही ये जो खुलेंगी बात नहीं। आप बोल रहे हैं संजय जी, कोरोना जी पर तो जी पॉस लगाया सरकार ने, लॉकडाउन लगाकर कोरोना जी पर पॉस लगाया, लेकिन जी ये जो आप बोल रहे हैं दलाली बैंकों में इस तरह के फॉर्म भरने जी को लेकर के जी और सरकारी जो सहायता मिलती है उसको लेकर के, और ये आज की बात नहीं गवर्नमेंट है, ये राजीव हॉस्पिटल, गांधी ने सदर भी कहा था, हॉस्पिटल के सामने आपको याद है? 100 मेडिकल शॉप, ये गवर्नमेंट लंबे समय हॉस्पिटल, से चलता आ सदर रहा है। हॉस्पिटल के सामने लैबोरेटरीज, ये क्या संदेश देती है? ये क्या संदेश देती है? आज आज जो है देर से विलंब से शुरू हुआ था हमारा यह जो कार्यक्रम, प्रतिदिन जो परिचर्चा होती है शाम को, यह विलंब से आज शुरू हो पाया, और अब समय भी 8:30 बज चुके हैं। साधारणतः हम लोग इससे पहले ही कार्यक्रम को खत्म कर देते हैं, लेकिन विलंब से शुरू होने के कारण अभी कार्यक्रम जारी है, किंतु हमें हमें इसे शीघ्र खत्म करना है। हम संजीव जी से एक बार लास्ट सुनना चाहेंगे कि ये जो गरीबी है उसका क्या होगा, क्या रास्ता निकलेगा? आखिर सरकार जब नहीं निकालेगी तो जनता ही क्या रास्ता निकाले, विपक्ष क्या रास्ता निकाले, आखिर कौन क्या रास्ता निकाले? क्या भगवान पे ही डिपेंड होके चलना पड़ेगा? नहीं, भगवान पे नहीं, सरकार को तो मेरे जैसे इंसान नहीं छोड़ेंगे, मैं घुमाकर सरकार पे ही फेंकूंगा। संजीव जी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात बोले, और सबों को फॉलो करना चाहिए कि मेरे जैसे लोग को कुछ वीडियोस बना के डालने चाहिए। वो बहुत अच्छा अवेयरनेस का काम करता है, और मैं बता दूं कि मैं करता हूं। बहुत डीपली सब्जेक्ट को देखकर, अभी रिसेंटली बता दूं कि प्रधानमंत्री मन की बात जो है ना, मैं बहुत सुनता हूं ध्यान से, और ऐसे ही हवा की बात नहीं करता हूं। मैंने पकड़ा कि एक ऑक्सीजन टैंकर चलाने वाले से बात कर रहे हैं, और बात बात में पूछ रहे हैं, तब आपके परिवार में ठीक है, बच्चों की पढ़ाई चल रही है? उसने बोला हाँ सर। तो क्या बच्चों के ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है? भाव में आके बेचारा बोल गया जी सर, हाँ सर। मुझे बहुत तकलीफ हुई, और उसी समय मैंने वीडियो बनाया कि मेरे जैसे लोग हैं, उनका पढ़ाई चल रहा है, आप देख लीजिए वीडियो, हर जगह मैंने पोस्ट किया है। सबों की, हमारे जैसे जो हैं उनके बच्चों की पढ़ाई चल रही है। लेकिन कौन सा एक सरकारी स्कूल है पूरे देश में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, कोई एक सरकारी स्कूल बता दीजिए। मैं तो गांव में गया था, सारे स्कूल में ताले बंद है। और उसके पहले भी क्या सरकारी स्कूल में क्या चल रहा है? कम से कम बिहार में तो इतना बता सकता हूं कि सरकारी स्कूल में खिचड़ी खिलाए जा रहे हैं, पढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है। कारण उसका यह है ना कि आप खिचड़ी खाते रहिए। मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में बोला था कि 3 जनरेशन मेरे बाबा के समय जो मेरे घर काम करता था, कुछ प्रोग्रेस हुआ है, कुछ प्रोग्रेस हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। पहले के सरकार और इस सरकार में संजीव जी कुछ प्रोग्रेस हुआ है। पिछली सरकार जो लंबे समय 15 साल के करीब रही, आरजेडी जिसको लीड करता रहा, तो उस समय था चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट था कि गाय चराइए, भैंस चराइए, और इस बार गाय भैंस नहीं चराना पड़ा, खिचड़ी खाइए। कुछ प्रोग्रेस हुआ? ठीक है, गाय भैंस का प्रोडक्ट है, दूध दही है, वो शायद सर्व हो जाता होगा। दूसरी बात पे मैं आ जाऊं, आपका सरकार का काम है ना, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनका काम है कानून बनाना, उनका काम है कानून पालन कराना। कोर्ट जो होती है ना, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारे यहाँ कोई भी चीज देखिए, गुड्डू बाबा बार बार कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट के थ्रू ये सरकार से काम कराते हैं, मतलब सरकार फेल्ड है। तीसरा जो चीज है, थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, वो मीडिया के लोग हैं। आप ये देख लीजिए कि मीडिया, कौन सी मीडिया है बिहार में हमारे जैसे लोगों की बात को कवर कर रही है? बहुत शायद ही हाथ, मतलब गिन सकते हैं। आप संजय कुमार हैं या संजीव कुमार हैं, इलेक्शन लड़े, या बाबा इलेक्शन लड़े, कितनी नेशनल मीडिया कवर कर रही थी? तो मीडिया भी बिकी हुई है। बिल्कुल। मैं आपसे बोलूंगा धनंजय जी, एक रिक्वेस्ट है, ये शाम का जो प्रोग्राम है, प्लीज आप किसी भी सत्ताधारी को लेकर आइए, क्योंकि ऐसे हम लोग बात करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है।
और मैं तो अपना वीडियो बना के मैं खुद भी डालता रहता हूँ, बिल्कुल उन लोगों को लेकर। और मैं बोलूंगा कि किसी पोस्ट पे अगर जो है ना उनको लेकर आइए। मैं बोलूंगा आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, बिहार में बहुत स्पेसिफिक आकर लेके चलिए। और आज नहीं, 14 साल से तैयारी रखिए, हम जल्द लेके आ रहे हैं। आप जब करा लीजिए। 7 साल पूरे हुए हैं केंद्र सरकार के, और एक मुद्दे पर आपको बता दूंगा क्या क्या किया, कितना विकास किया, ये वो बताएंगे। आप बताइएगा। डिजिटल इंडिया की हम लोग बात करते हैं, एक छोटा एग्जांपल दे दूंगा। आप अपने घर में जो अनाज पका रहे हैं, अगर आप खुद नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब वो जहर है। डिजिटल इंडिया में आप सबके हाथ में पेटीएम आपने पकड़ा दिया, रेडी वाले, पटरी वाले, चाय वाले, सबके। और इस पे आप देखिएगा, मैंने हजारों ट्वीट लिखे हैं और वीडियो बना बना के पोस्ट किए हैं। और इसको स्टडी करने के लिए गांव गांव और शहर के पोस्ट ऑफिस, और उतना ही नहीं, मुंबई, पुणे और कहां के पोस्ट ऑफिस। ये देश का दुर्भाग्य नहीं है कि आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन आपके पोस्ट ऑफिस में जाता हूं तो आप कहते हैं कैश दो। ये डिजिटल इंडिया है हमारा। इतना ही नहीं है, इस पे बहुत बात कर सकता हूं मैं। अब हम लास्ट एक सवाल पूछेंगे गुड्डू बाबा से कि गुड्डू बाबा आप क्या करेंगे, ये जो गरीबी को लेके समस्या है, हो जा रही है, कोरोना में भी हो रही है और आम दिनों में भी हो रही है। इस कई मुकदमे आप लड़े, गरीबी को लेके कब लड़ेंगे? गरीबी को लेके कब लड़ेंगे? गरीबी को लेकर मैं लड़ा हूं। आज बिहार में जो अंत्योदय योजना के तहत गरीबों को 3 रुपए 2 रुपए की जो अनाज साफ सुथरा मिलता है, इसके लिए गुड्डू बाबा पटना हाई कोर्ट में लड़ चुके हैं। कोर्ट में लड़ने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जाकर ऐसे अनाज को देखे, वो सुधार हुआ उसमें। और जो भी आज देख रहे हैं कि साफ सुथरा अनाज मिल रहा है, यह गुड्डू बाबा की लड़ाई की देन है। और इसके लिए कानून बना था जिस पर हम फाइट किए थे, उस कानून का नाम है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। किसानों से जो अनाज ली जाती है, सबसे पहले वो आम लोग को बांट दी जानी थी। लेकिन आज भी देखेंगे, फिर वो शुरू हो गया है। 2 साल की केस कल ये हुआ है, सुनवाई पूरा हुए। अब केस आना जाना था लोगों के बीच में, तो लोगों के बीच नहीं जाकर के वो मार्केट में जाता था, और मार्केट का सड़ा गलाना जाता था एफसीआई में, एफसीआई से के गोदाम से जाता था डीलरों के पास। और डीलर बेचारा बन करके लोगों की मार झेलता था। जब जाते थे गरीब लोग लाइन में लगकर अनाज लेने के लिए, तो सड़ा गला मिलता था, विरोध करते थे तो कहता था डीलर कि इसको फेंक दो, मैं क्या करूं। आज इस तरह की घटना फिर सिवान में पकड़ी गई है 2 दिन पहले। इस पर भी किस दिन रखिए, हम सारा डिटेल्स देंगे आपको। 17 जिले के जिलाधिकारियों की चिट्ठी मेरे पास में थी। सॉरी, गुड्डू बाबा, इस पर भी प्रोग्राम रखिए, क्योंकि मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं आपके जो ये केवल कंट्रोल का दुकान नहीं, मैं खुद उसमें घुसकर हेल्प करना चाहूँ। पैक्स जो है ना, वहां पे जितना घपला फैला हुआ है कि गांव के लोग पहले उसमें पैसा डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद उनको दलाली दीजिए तो फिर उनको पैसा रिटर्न मिलेगा। इस पे भी बात करिए। ठीक है, इस पर भी हम आएंगे, एक दिन इस पर रखेंगे। धनंजय जी, ये ओपन सीक्रेट है, उनके पास जितने पेपर बदल जाते हैं ना, उतना स्टॉक तो वो जिला में घूमता भी नहीं है। गुड्डू बाबा, इस पर रखेंगे। हम लास्ट में संस्कार शाला के संस्थापक संजीव कुमार जी के पास आना चाहते हैं। युवा आजाद हिंद फौज, गरीबी के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, क्या करेंगे, क्या सरकार को कहेंगे, क्या करने से उपाय हो? जी, इसमें हम सब लोगों की राय मांगेंगे। आप लोग सब लोग भी इसमें अपनी राय दीजिए। आप जुड़े हों ना जुड़े हों, पर राय जरूर दीजिएगा। और मैं गरीबी के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन घरों में, जिन परिवारों में रोटी उनकी प्राथमिकता हो पहली, कि सब परिवार को, सबको रोटी मिल जाए, उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हो, वहां अगर मैं किताबों की बात करूं तो लोग मुझे पागल ही समझेंगे। यानी कि जब गरीबी आपके इस हमारे बिहार की सबसे, जो बिहार की पहचान है, मतलब जैसे ही देखा अरे बिहारी गरीब होगा, तो इसको कैसे दूर किया जाए, इस पर हम लोगों को काम करने की जरूरत है कि हर आदमी कम से कम इतना तो निर्भर बन जाए, एक पत्रकार हो, व्यापारी हो, डॉक्टर हो, या जो भी हो। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रतिभावान होते हुए जो
कई अवार्ड जीतने के बाद भी कोई फल बेच रहे हैं छोटा छोटा कोई, ये तो सरकार का सरासर फेल है। हाँ, कुछ जगह पे मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी की जो योजना थी वहां लड़कियां साइकिल पे चढ़कर स्कूल जा रही थी खुशी खुशी, लेकिन वो वहीं पे धूमिल हो जाती है जब स्कूल में उनको उस ढंग के वो नहीं मिल पाता है जो पढ़ाई का स्तर होना चाहिए। और गांव वाले भी, मैंने करीब 10-20 गांवों का भ्रमण किया था, तो गांव वाले भी निराश हैं, बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं। अरे भाई, आप ही सब कुछ कर सकते हैं, आप स्कूल में जाइए, आप अगले आदमी को बात पहुंचाइए। और आज अच्छा आदमी को लोग सैल्यूट सलाम कम करते हैं, गुंडा को सैल्यूट सलाम ज्यादा करते हैं। तो कहीं ना कहीं से सुधार की जरूरत होगी। ये अगर एक प्रोफेसर गुजरते रहे, बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर, और एक बहुत बड़ा गुंडा गुजरते रहे, तो एक भीड़ जो अट्रैक्ट होगी वो प्रोफेसर के तरफ होगी, उनको ये गुंडे की तरफ अट्रैक्ट होगी, उनको प्रणाम करेगी, उनको अपना रोल मॉडल मानेगी, और प्रोफेसर साहब के पास 2-4 लोग ही रह पाएंगे। तो इसी सोच को बदलने की जरूरत है जी, सोच को बदलने की जरूरत है। 1 मिनट और लूंगा बस, उसके बाद आप अपना कि वोट मांगने जा रहे हैं तो पक्ष दो दल बन गया, वो विपक्ष का दिखा रहा है ये चीज कि विपक्ष को लेके डरा रहा है कि 15 साल पहले ऐसा था। अरे भाई, नया आप क्या काम करेंगे इसको ना दिखाइए। गुड्डू बाबा का जो मैंने पढ़ा था, जो अपना उन्होंने घोषणा पत्र दिया था, उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैं क्या करूंगा। ये तो आजकल ना जनता ये चीज समझना चाहती है ना, तो गरीब है तो गरीब ही रहेगी, अगर सोच नहीं बदलेगी तो गरीब ही रहेगी। बस मैं यही कहकर अपने ये जो सोच को बदलने की जरूरत जरूर है, और सोच के साथ साथ संसाधन के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी बहुत बारीक काम होना जरूरी है, क्योंकि आजादी के 70 साल कहे जाते हैं, 70 साल हो गया, 70 साल उसके बाद भी 7 साल हो गए, तो इतने सालों के आजादी के इतने सालों के बाद भी आज जैसा गरीबी की चर्चा तब भी थी, देश का अधिकतर जनसंख्या गरीबी रेखा के आसपास ही जीता रहा या नीचे जीता रहा, और आज भी अगर बात करें तो एक बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी रेखा के आसपास जीवन बसर कर रही है। और सिर्फ आजादी के बाद की बात नहीं है, आजादी के पूर्व का भी अगर समय ले ले, 100 साल, 200 साल, 300 साल, उस समय भी देश की बड़ी जनसंख्या गरीबी से जूझ रही थी। और अगर हम उससे भी ज्यादा 500 साल, 1000 साल देखें तो भी, अगर आप बड़े से बड़े शासक, जिसको सोने की चिड़िया कही जाती थी, कहा जाता था, भारत को किताबों में कई जगह लिखा हुआ है, लेकिन उस काल को भी आप देखें तो उस समय भी, जिस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जा रहा था, उस समय भी एक बड़ी जनसंख्या गरीबी में जी रही थी और उनको आवश्यक संसाधनों के लिए जूझना पड़ रहा था। तो ये गरीबी का जो दंश है, बहुत ही ये कोई दशक का मामला नहीं है, शतक का मामला नहीं है, यह हजारों साल से देश की जनता को और देश से पहले समाज की जनता को झेलना पड़ा है, अधिकतर जनता को झेलना पड़ा है। संसाधनों पर सीमित लोगों का अधिकार हो पाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, और वह कोरोना के समय में भी यह गरीबी दोहरी मार करने लगती है और कर रही है। और इस तरह की जब भी विपदा आती है तो गरीबों को बहुत ही असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है, वे काम नहीं कर पाते हैं, वो खाना जुटाना मुश्किल हो जाता है घर परिवार के लिए। तो ऐसी चर्चाओं के साथ हम, अब समय हो चला है, बोलने सुनने को बहुत कुछ है हमारे पैनलिस्ट के पास, हम जानते हैं कि बातों की कमी नहीं है, लेकिन हम चलते हैं। अगले दिन फिर कल मिलेंगे हम 7 बजे, कल हम समय से शो को शुरू करेंगे 7 बजे, और एक नए टॉपिक के साथ हम कोशिश करेंगे जो टॉपिक्स आपने सजेस्ट किया है उनमें से किसी एक टॉपिक के साथ हम आए, और फिर आप लोग सबों से मुलाकात हो और हमारे दर्शक को चीजों से अच्छी तरह से रूबरू दर्शक हो सके। और फिर से हम आप सबों के साथ साथ अपने सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं और शो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।